दोस्तों, आज पेश है रहस्यमय टापू। ये कवर चित्र है दोस्तों। आज रजनी का जन्मदिन था। जन्मदिन समारोह में ताहिरा, मिलिट्री गुप्तचर विभाग के मेजर श्याम भंडारी, कुछ लोग अन्य शामिल हुए थे। चारों ओर खुशी का वातावरण था। प्रोफेसर किशन लाल खुशी थे। रजनी की नजर दरवाजे पर मौजूद फटेहाल एक युवक पर थी। रजनी, जन्मदिन मुबारक हो। मेरी तरफ से भी जन्मदिन की भेंट। वह युवक के पास पहुंची। राजीव, तुम्हारी ये हालत कैसे हुई? लंबी कहानी है, अंदर चल के बताऊंगा। तुम साथ वाले कमरे में पापा को लेकर आती हूँ, चलो। पापा, राजीव आए हैं। मैं देख चुका हूँ। तुम मेहमानों को विदा करो, मैं मेजर श्याम के साथ उनके पास जा रहा हूँ। मेजर राजीव समारोह मेजर राजीव सोमार टापू से वापस आ गया है। आओ कुछ पूछें। वह वहां से क्या खबर लेके आया, चलो। तायरा व गगन अनुभव किया कि रजनी का मूड एकाएक उखड़ गया है। मेरे ख्याल से उस फटियाल युग को देखकर रजनी परेशान उठी। मैं उसे जानती हूँ, वह राजीव है, रजनी का दोस्त। अवश्य कोई खास बात है, उसी से पूछते हैं। क्या बात है रजनी? राजीव को देखकर तुम परेशान क्यों उठी? वह सोमवार टापू पर गया था, बहुत दुखी लगता है। तुम लोग के साथ वाले कमरे में चलो, मैं मेहमानों को विदा करके आती हूँ। थोड़ी देर बाद मेहमानों को विदा करके रजनी कमरे में आई। तो तुम सोमवार टापू से वापस आ रहे हो? हमें सारी कहानी बताओ राजीव। सोमवार टापू कोई नहीं पहुंच सकता। मैं बीच से ही वापस आ गया हूँ। वहां जाने वाला जिंदा नहीं लौट सकता। हमारे अभियान से देश को बहुत फायदा होने वाला था। समुद्र की छाती में हमारा जहाज दौड़ा जा रहा था। हमारी यात्रा 3 दिन के लिए हुए, 3 दिन हो गए थे। हम सभी डेक पर नाच रहे थे। तभी एक भयानक आकृति प्रकट हुई। हा, और फिर उसकी आवाज उभरी। मैं कालचक्र हूँ। सोमवार टापू मेरा है। जो वहां जाएगा उसे मरना होगा, मरना होगा। और फिर हमारी और बड़ा और उसे झपट से हमारे एक साथी ने दबोच लिया। ओ हा हा, भागो भागो, बचाओ। लड़के की नाक मुंह से खून निकल रहा है, वह मर चुका है। वापस चले जाओ, जीवन चाहते हो तो वापस चले जाओ। फिर उसने समुद्र में छलांग लगा दी। दूसरी रात काल चक्कर दूसरी रात काल चक्कर फिर जहाज पर आया और उसने हमारे एक साथी को मार डाला। उसने से कोई वापस लौटने को तैयार नहीं था। लेकिन एक बात सोचकर मैं रास्ते से ही वापस लौट आया। क्या तुम सब की मौत निश्चित दिखाई दे रही है? अगर हम सब मारे जाते तो दुनिया में कालचक्र के बारे में कौन बताएगा? सब सो गए तो मैं लाइफ बोट में जहाज से उतर गया और उस अनेक कष्ट उठाने के बाद यहाँ पहुंचा। प्रोफेसर, आखिर सोमा टापू का क्या चक्कर है? लंबी कहानी है, सबको सुनाऊंगा। देश के हित के लिए हमें सोमा टापू की यात्रा करनी होगी। हम सब सुनने के लिए बेताब है। राजीव बेटे, तुम काफी थके हुए हो, तुम आराम कर और रजनी के कमरे में चले जाओ। जो आज्ञा पिताजी। और रजनी व राजीव जाने के बाद प्रोफेसर ने बताना शुरू किया। डॉक्टर आफ्ताब अहमद मेरे बहुत अच्छे दोस्त थे। वे इतने भूवर्ग वैज्ञानिक थे कि मिट्टी देखकर बता देते थे नीचे किस धातु छुपी हुई है। एक दिन उसने सरकारी नौकरी से इस्तीफा देकर गायब हो गए। सबको बहुत आश्चर्य हुआ। लगभग 4 महीने बाद बाहर बिजली चमकने के साथ साथ बारिश भी हो रही थी। किसी ने मेरा दरवाजा खटखटाया। मैंने दरवाजा खोला। डॉक्टर अल्ताफ, तुम यहाँ क्या हालत बना रखी है? अंदर चलो, सब बताता हूँ। और मैंने डॉक्टर को पीने के लिए ब्रांडी दी। अब बताओ डॉक्टर कहाँ चले गए थे? सीधा सोमा टापू से आ रहा हूँ। वहां पहुंचकर वापस वहां पहुंचकर वापस आना बहुत मुश्किल है। यह एक लंबी कहानी है। तुम्हें इतना बताता सकता हूँ कि वहां बहुत कष्ट झेलने पड़े। जाने कैसे जिंदा बचाऊं? वैसे
मैंने वहाँ यूरेनियम की खोज की है। अगर मेरी खोज सही है तो दो भारत विश्व में सबसे ज्यादा शक्तिशाली देश हो जाएगा। सरकार से बात करते हैं। अभी तो मैंने सिर्फ मिट्टी देखकर ही अंदाजा लगाया है। पूरी तरह परखने के बाद भारत सरकार को सूचित करेंगे। इसके लिए ही वहाँ यंत्र मशीनें ले जानी होंगी। इस काम के लिए छात्रों का एक दल वहां भेजना चाहता हूँ। वहां नक्शा मैंने इस पत्थर पर बना दिया है। तुम्हारी इच्छा अवश्य पूरी होगी डॉक्टर। अब तुम विश्राम करो। दूसरे दिन सवेरे मैं उसके कमरे में पहुंचा तो डॉक्टर अल्ताफ गायब थे और बहुत तलाश करने के बाद भी वह नहीं मिले। कहीं उसे गायब कर तो नहीं दिया गया। डॉक्टर अल्ताफ सोमवार सोमवार टापू कर कुछ विदेशी होने का जिक्र किया था, इसलिए ऐसा हो सकता है। मुझे तो ऐसा लगता है जैसे काल चक्र उन विदेशियों का कारनामा है और डॉक्टर उन्हीं को ने गायब किया होगा। उसके उसके बाद मैंने उसकी इच्छा अनुसार छात्रों के दल को रवाना किया। राजीव उन्हीं में से एक था। अब क्या करने का इरादा है? उस नक्शे की नकल मेरे पास सुरक्षित है। सोमवार टापू का रहस्य जानने के लिए हम वहां की यात्रा करेंगे। तो ये बचाओ पापा बचाओ। गगन, शायद रजनी और राजीव खतरे में हैं। आओ देखते हैं। ताहिरा व गगन सबसे पहले कमरे के में पहुंचे। काल चक्कर राजीव को दबोचा हुआ था और रजनी थरथर कांप रही थी। हाँ, सोमवार टापू पर जाने वाला जिंदा नहीं बच सकता। राजीव को छोड़ दो। और गगन ने काल चक्कर को ठोकर चढ़ी। कौन हो तुम? मैं सोमवार टापू का मालिक हूँ। सोमवार टापू मेरा है। वहां जो जाएगा खत्म कर दिया जाएगा। रामजादे, भारत का टापू है गगन, खत्म कर दो इसे। गगन ने हवाई की काल चक्कर को जड़ दी और ताहिरा ने उस पर फायर किया। हाँ हाँ, गोलियां मुझे पर कोई असर नहीं होता। मैं जा रहा हूँ, फिर आऊंगा। बरामदे में प्रोफेसर व मेजर का सामना काल चक्कर से हुआ। समार टापू पर जाने की कोशिश करोगे तो मैं फिर आऊंगा सबको खत्म करने। प्रोफेसर, यही काल चक्कर है, आज बचेगा नहीं। मेजर काल चक्कर पर गोली चला दी। मेजर, उस पर गोलियों का कोई असर नहीं होता, इसलिए भाग निकला। ताहिरा और गगन भागते हुए बाहर निकले। अंकल, काल चक्कर कहाँ गया? भाग गया। लेकिन रजनी, राजीव कैसा है? हम लोग समय पर पहुंच गए। वे लोग बच गए। अंकल, हमें सोमा टापू पर यात्रा करनी होगी। मुझे भी ऐसा लगता है। सोमा टापू कोई भयानक षड्यंत्र रचा जा रहा है। यह षड्यंत्र बेनकाब करने के लिए हमें वहां जाना अवश्य है। जाएंगे। और सोमवार टापू को सोमवार टापू भूकंप की देन था। भूकंप का कारण वह समुद्र में प्रकट हुआ था। विशेषज्ञों की जांच ने बताया था वहां खाने लायक कोई वनस्पति पैदा नहीं हो सकती। इसलिए भारत ने उसकी ध्यान नहीं दिया। जबकि वहां जमीन के अंदर बहुमूल्य खनिज पदार्थ छिपे हुए थे। विदेशियों की नजर उस पर पहुंच गई। जहाज इस समय समुद्र की छाती को दौड़ता हुआ सोमवार टापू की तरफ जा रहा था, जिस पर प्रोफेसर और मिलिट्री गुप्तचर विभाग के मेजर श्याम, गगन, ताहिरा, रजनी और पांच बहादुर छात्र व नई ईसाई छात्रा रोजिना थी। जहाज के कैप्टन के अलावा बीस बीस जहाजी भी थे। जहाज के कैबिन में प्रोफेसर, क्या हम छात्र दल उनके उन्हें सोमा टापू पर पहुंचने से पहले पा छात्र दल को सोमवार टापू पहुंचने से पहले पा लेंगे। हमारा जहाज इस समय पूरी गति से दौड़ रहा है, इसलिए उन्हें अवश्य पकड़ लेंगे। मैं जिस मैं उन्हें जिस हालत में छोड़कर आया था उस हालत में शायद कोई जीवित हो। काल चक्कर सबको मार डाला। ऐसा मत बोल बेटे, हमारी प्रार्थना से जीवित हो। ताहिरा, गगन, रजनी जहाज की डेक पर खड़े होकर बातें कर रहे थे। गगन, मैं काल चक्र को देखा नहीं, तुम बताओ वह कैसा है? यह क्या बात है? जब गगन गगन कोई पागलपन का दौरा पड़ता है तो इसी तरह बातें करने लगता है। तायरा की बात तायरा की तरह मेरी खूबसूरत व मेरी बदसूरत। तुम तुम लोग मजाक खूब अच्छा कर लेते हो। समय अच्छा कटेगा। गगन, सुना है कुछ समय महान व्यक्तियों के शक्तियों के मालिक हो।
वह शक्तियां देखना चाहती हूँ। समय आने दो, तुम कालचक्र के साथ साथ मेरी शक्तियां भी देख लगी। तभी जहाज को तेज झटके लगे। गगन, जहाज डगमगा रहा है। यह आने वाले खतरे की चेतावनी है। कैसा खतरा? हमारे लिए खतरा कालचक्र की तरफ से आ सकता है। कालचक्र एकाएक प्रकट हुआ। मैं आ गया हूँ गगन। हमें जानते थे तुम आओगे, ले तुम क्या चाहते हो? सोमार टापू मेरा है, वहां जाने का विचार छोड़ दो। तुम किस के लिए काम कर रहे हो? किसी के लिए नहीं, मैं अपना मालिक खुद हूँ। गगन ने लाल अंगूठी का बटन अंगूठी पर रखी और उसमें से किरणें निकलकर काल चक्कर पर पड़ने लगी। नहीं गगन, अपनी शक्ति मुझ पर मत दिखाओ, वरना। अचानक काल चक्कर ताहिरा पर झपट लिया। वरना मैं ताहिरा को खत्म कर दूंगा। छोड़ दे ताहिरा को, वरना मैं तेरी बोटियां नोच लूंगा। मुझे कोई नहीं मार सकता। तुम भी नहीं सकता। अगर तुम वापस नहीं लौटे तो मैं सब फिर आऊंगा और तुम्हें खत्म कर दूंगा ताहिरा। और इस बीच रोजीना कैबिनों से बाहर आकर सबको बुला लाई। ताहिरा, तुम ठीक तो हो? हाँ, लेकिन कुछ देर में कालचक्र ने मुझे दबोचा रहता तो अवश्य दम निकल जाता। भगवान का शुक्र है तुम बच गई। लेकिन कालचक्र कहाँ है? भाग गया। लेकिन कैप्टन, जहाज क्यों डगमगा गया? उसका कोई कारण समझ में नहीं आ रहा। वह भी कालचक्र की शरारत होगी। मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। आज उसने जहाज में सफर करते हुए 8 दिन हो गए थे। इस समय सब शाम की चाय पी रहे थे। पापा, क्या हम कालचक्र को जीवित रहते सोमवार टापू पर पहुंच जाएंगे? अगर हमारी इच्छा शक्ति मजबूत रही तो हम अवश्य पहुंच जाएंगे। छात्र दल न जाने किस हालत में हो। भगवान करे सब जीवित हो। तभी स्पीकर पर घोषणा हुई। मैं जहाज का कैप्टन सभी यात्रियों को सावधान कर रहा हूँ कि जहाज के निचले हिस्से में पानी भर गया है। जहाज डूबने से बचाया नहीं जा सकता। सब डेक पर पहुंचे। लेकिन जहाज में पानी कैसे भर गया, इसका उत्तर कैप्टन नहीं दे सकता। चल कर पूछते हैं। और सबको डेक पर भेजने के बाद गगन और तायरा कंट्रोल रूम में पहुंचे। कैप्टन, जहाज कितना डूब रहा चुका है? इस मीटर का हिसाब लगभग एक चौथाई डूब चुका है। लेकिन जहाज में पानी कैसे भर गया? जहाज की तली में बहुत बड़ा सुराख हो गया। ऐसा लगता है जैसे हिस्से को काटा कर दिया गया है। वह जल्दी ही ठीक नहीं हो सकता। किनारा यहाँ से लगभग 4 किलोमीटर दूर है। हम जहाज को उस तरफ ले जा सकते रहे हैं। 1 किलोमीटर दूरी ही हम जहाज से उतर कर मोटर बोट द्वारा किनारे पर पहुंचेंगे। 20 नौयुवक बाकी जहाज की मोटर बोट द्वारा बोटों से किनारे तक पहुंचे। जहाज के ऊपर तक पानी भर चुका था। प्रोफेसर, कैप्टन हमारे साथ नहीं आए, ऐसा कैसे हो सकता है? एक जहाजी ने बताया। ऐसा ही हुआ है सर। वह कह रहे थे कैप्टन का जीवन जहाज के साथ ही होता है। मैं मरते दम तक जहाज को नहीं छोड़ सकता। तुमने पहले क्यों नहीं बताया मूर्ख? जहाज भी जहाज अभी डूबा नहीं है, हम उसे बचा लेंगे। और फिर मेजर दो नाविकों के साथ मोटरबोट में बैठकर कैप्टन की तलाश करने निकल पड़े। सर, जहाज दिखाई नहीं दे रहा, शायद डूब चुका है। मेरे पास गोताखोरी की पोशाक मौजूद है, मैं समुद्र में उतरकर तलाशूंगा। मेजर श्याम ने कैप्टन को गोता लगा दिया और समुद्र तल में जहाज के पास मेजर ने एक पनडुब्बी दिखाई दी जिसमें एक काली आकृति बाहर निकल रही थी। यह पनडुब्बी अवश्य दुश्मनों की होगी। मुझे इसका पीछा करना चाहिए। बजाय पनडुब्बी को देखना चाहिए कि वह व्यक्ति पनडुब्बी की वापस आएगा। मुझे इसका पीछा करने की बजाय पनडुब्बी को देखना चाहिए। वह पनडुब्बी में ही वापस आएगा। लेकिन इससे पहले कि मुझे कैप्टन के लिए एक जहाज में जाना होगा। और लगभग 1 घंटे बाद दोनों नाविक वापस आ गए। मेजर श्याम कहाँ हैं? वह जहाज की तलाश करने समुद्र में उतर गए थे, लेकिन वापस नहीं लौटे। उन्हें भी समुद्र खा गया। गगन, नहीं, हम तुम्हें हम उन्हें इस तरह नहीं छोड़ सकते गगन। उन्हें खोजना होगा। चलो, हम एक साथ नाविक के साथ लेकर चलें। चलो, हम दोनों एक नाविक को साथ लेकर चलते हैं।
वो तायरा गगन नाविक को साथ लेकर मेजर श्याम की तलाश करने चले पड़े। आओ मेरे बच्चों, मेरी दुआएं सफल होकर लौटो। जाओ मेरे बच्चों, मेरी दुआएं सफल होकर लौटो। लेकिन मुझे विश्वास नहीं, पापा मेजर कैप्टन जीवित हूँ, उन्हें काल चक्कर खा गया। ऐसा नहीं कहते बेटी, सच्चाई को आप झुठला नहीं सकते पापा। ताहिरा व गगन गोताखोरी की पोशाक पहनकर समुद्र में कूद गए जहां जहाज डूबा था। ताहिरा गगन जहाज में प्रविष्ट हो गए थे। उन्होंने एक एक कैबिन की तलाशना शुरू कर दिया। अभी तक मैंने कैप्टन व मेजर नजर नहीं आए। दूसरे कैबिन में चलते हैं। वो दूसरे कैबिन में दीवार पर एक पोलोथीन बैग, एक कील दीवार में फंसा नजर आया जिसमें एक कागज भी था। शायद इसे हमारे लिए संदेश है, फिर जल्दी निकालो। दोनों ने एक साथ पढ़ा। मैं सही सलामत हूँ, मेरी चिंता करना मत करना। मुझे अपराधियों का सुराग मिल गया है। मेजर तो सुरक्षित है, लेकिन हमें कैप्टन की तलाश करनी है। कंट्रोल रूम में चलकर देखते हैं। और कंट्रोल रूम में कैप्टन ने सचमुच जहाज के साथ अपने प्राण दे दिए। कैप्टन वाज ग्रेट। हाँ, हमारा काम हो गया, अब हम वापस चले। और फिर गगन और तायरा नाविक के साथ तट पर आ गई। तुम लोग खाली हाथ वापस लौट आ रही हो। कैप्टन तो वीर गति प्राप्त हुआ, लेकिन मेजर श्याम के संदेशानुसार वह अपराधियों के पीछे लगा है। मेजर श्याम मिलिट्री के बहादुर जासूस है। मुझे विश्वास है कि ये अपराधी उनका नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे। भगवान करे ऐसा ही हो। अब आइए हम कुछ खा पी कर विश्राम करें। और उधर मेजर जहाज में संदेश छोड़ने के बाद पनडुब्बी को वापस आ गया। एक बटन दबाते ही पनडुब्बी का द्वार उत्पन्न हुआ गया। वे वे जहाज में अपना मेकअप बॉक्स लाना भूल गई और मेजर श्याम पनडुब्बी के में प्रविष्ट हो गया। यह सुरंग खत्म होते ही अपराधियों तक पहुंच जाऊंगा। मुझे मालूम होगा अपराधी कौन है। और एक कमरे में तीन व्यक्ति बैठे दिखाई जो आपस में बातें कर रहे थे। जहाज डूबने का कोई फायदा नहीं हुआ, सभी बच गए। मेजर श्याम गायब हो गया है। वह मिलिट्री का गुप्त विभाग का घाक जासूस है। बस का आदेश है कि उसे सरकारी उसकी जानकारी प्राप्त की जाए। मैंने मिस्टर बी को भेजा है। ताहिरा व गगन भी कम खतरनाक नहीं है। हम लोग सोमा टापू पर पहुंच तक वह लोग सोमा टापू तक पहुंच सकते हैं। शायद न पहुंचे सके, क्योंकि बॉस ने उनके मार्ग में रुकावटें खड़ी कर देगा। हेलो हेलो, जेट स्पीकिंग। बॉस, आप टापू के लिए चल दे। मिस्टर बी पनडुब्बी के बाहर है, उनके आते ही हम चल देंगे। ओवर एंड ऑल। मिस्टर सी, बास की कॉल थी। हमें किसी समय सोमा टापू के लिए रवाना हो जाना चाहिए। मिस्टर बी को लेकर आओ। ओके। कैप्टन के मस्तिष्क में एकाएक एक योजना आई। वह पनडुब्बी से बाहर निकलकर किनारे पर आ गया और मिस्टर सी का इंतजार करने लगे। समुद्र के बाहर निकलकर उसे यहीं दबोचना होगा। और मेजर श्याम ने अपनी गोताखोरी की पोशाक के चट्टान के पीछे छुपाई और उसके सामने खड़े हो गए। कौन हो तुम? वही जिसकी जानकारी तुम प्राप्त करने चाहते थे मेजर श्याम। तब तो हमारा काम आसान हो गया, अब तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। और उससे पहले कि अपने नाम के साथ यह बताओ कि पनडुब्बी कहाँ जाएगी। मुझे हडसन कहते हैं और हम सोमवार टापू पर जाएंगे, बॉस के पास। लेकिन तुम्हें पनडुब्बी के बारे में कैसे मालूम हुआ? मेरा नाम मेजर श्याम है, मैं सब कुछ जानता हूँ, जानकारी रखता हूँ। और मिस्टर सी ने मेजर पर हमला कर दिया। अब मैं तुम्हें लाश में बदल दूंगा। मुझे लाश बदलने वाले कोई पैदा नहीं हुआ। और मेजर ने थोड़ी सी मार के बाद मिस्टर सी बेहोश हो गया। मेकअप बॉक्स मेरे पास है, इसके चेहरे का मेकअप अपने चेहरे पर कर लेता हूँ, इसके कपड़े भी पहन ले लूंगा। उधर टापू पर रजनी और राजीव बक्से में अलग चट्टान के पीछे बैठे थे। राजीव, तुम कुछ परेशान नजर आ रहे हो। जहाज
डूब गया। कैप्टन ने आत्महत्या कर ली। मेजर श्याम गायब है। सोमवार टापू के चक्कर में न जाने क्या होने वाला है। कुछ नहीं होने वाला। सोमवार में टापू से सफल होकर वापस लौटेंगे तो पापा से तुम्हारी शादी की बात करूंगी। तभी कालचक्र प्रकट हुआ। पहले मुझसे बात कर लो। अ- अगर तुम लोग अपनी जान बचाना चाहते हो तो मेरे प्रश्न का उत्तर दो। क्या मेजर श्याम कहाँ है? मेजर श्याम कहाँ है? वह डूब कर मर गए। उनकी तलाश किया गया लेकिन वह नहीं मिले। कालचक्र रजनी पर झपटा। जब तुम लोग किसी को नहीं मिलेगा तो पहले रजनी को मारूंगा। और अब तुम लोग भी किसी को नहीं मिलोगे, पहले मैं रजनी को मारूंगा। बचाओ, हाँ। इससे पहले मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा हरामजादे। राजीव को राजीव को और कुछ नहीं सूझा तो उसने पत्थर उठाकर बरसाने लगा। मुझे खत्म कर कोई खत्म नहीं कर सकता। मैं जा रहा हूँ लेकिन फिर आऊंगा। और सोमवार सोमवार टापू पर जाने का विचार छोड़ दो। शोर सुनकर पहले ताहिरा और गगन उनके पास पहुंचे। क्या हुआ राजीव? काल चक्कर आया था। मैंने पत्थरों की बारिश की तो भाग गया। रजनी बच गई। तुम लोग यहीं रहो, मैं उसे देखता हूँ। और उसने हरे रंग वाली अंगूठी दबाते हुए गगन ऊपर उठने लगा। काल चक्कर कहीं दिखाई दिखाई नहीं दे रहा। वापस चलता हूँ, साथी इंतजार कर रहे होंगे। गगन, काल चक्कर मिला नहीं, लेकिन वह बचेगा नहीं मेरे हाथों। उसकी मौत हो जाएगी। इतना कुछ होने के बाद भी किसी की हिम्मत नहीं आ रही। और रात को थोड़ी देर सोए और सवेरे नित्य कर्मों से फारिग होकर सोमा टापू के लिए चल पड़े। और रोजीना, ताहिरा वह रजनी के साथ चल रही थी। रजनी, यह सब तो लगा रहेगा। तुम यह बताओ, राजीव से कब शादी कर रही हो? मौत चारों तरफ मंडरा रही है। ऐसे में भला शादी की सूझ रही है सकती? मौत हमेशा चिपकी रहती है, उससे क्या डरना। चाहो यहीं शादी करवा दूं दत्त। और पीछे भी यही बातें हो रही थी। प्रोफेसर अंकल, अभी हमें कितनी सफर करना होगा? हम इस समय हम टापू कोमाइल टापू पर हैं। लगभग 8 किलोमीटर की यात्रा करने के बाद हम सोमवार टापू पर पहुंच जाएंगे। क्या सोमवार टापू पर जाने के लिए हम समुद्र से होकर नहीं गुजरना होगा? प्रगति ने दोनों टापुओं से मिलाने के लिए एक जमीनी पुल बना दिया है। उस पुल से होकर हम सोमवार टापू पर पहुंचेंगे। शाम होने से पहले ही हम लोग खुले भाग में पहुंचे भाग में पहुंचे और उस ओर आकाश से नई मुसीबतें टूट पड़ी। ऐसे राक्षस पक्षी सोमवार टापू पर पाए जाते हैं। खिलाकर इन खतरनाक काम किया जा सकता है। ची 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 ची, गिद्ध से भी बहुत भयानक है। यह कैसे पक्षी है? मुझे तो देख कर ये डर लग रहा है। आवाज भी कितनी डरावनी है। तभी इस राक्षस पक्षी की झपट्टा मारा। गगन, वह नाविक को ले गया। अब यह पक्षी हमारे लिए खतरनाक है। मैं अभी इसे खतरा मिटा देता हूँ। सबको भून कर रख दूंगा। शाबाश गगन। गगन अपने एरोगन से पक्षियों की तबाही शुरू कर दी। तभी एक पक्षी रोजिना पर झपटा। फायर, धाएं। तभी उस पक्षी ने रजनी पर झपटा। रजनी ने खुद को नीचे से गिरा दिया। उस पक्षी उसके ऊपर से उड़ता निकल गया, लेकिन दूसरे पक्षी ने रोजिना को दबोच लिया। बचाओ बचाओ गगन, गगन उसे बचाओ। मैं रोजिना के साथ साथ दूसरे लोगों की भी बचाने की कोशिश करता हूँ। जल्दी करो वरना वह रक्त पक्षी हमारे साथी को अपने साथ ले जाएगा। गगन ने हरे रंग वाली अंगूठी का बटन दबाया और ऊपर उड़ने लगा। पीछा करते हुआ गगन उस पक्षी के काफी करीब पहुंच गया। उसकी चोंच में रोजिना बेहोश थी। फिर गगन पक्षी की पीठ पर, अब मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। छोड़ रोजिना को। पक्षी का दम घुटने लगा। चोंच खुल गई। रोजिना धरती पर पहुंच गई तो वो बचेगी नहीं। लंबी डाई मारकर उसे बचाना होगा।
और वह हवा में लंबी डाई लगाकर रोजिना के नीचे गया और रोजिना को बचा लिया, लेकिन अपने लोगों को नहीं, अपने लोगों के बीच। लेकिन अंकल, बाकी लोगों को नहीं बचा सका। वह पक्षी 15 नाविक व 3 छात्रा को उठा ले गए। उनका तो भगवान ही मालिक है। किसी तरह हिम्मत नहीं हारी और उन्होंने वहीं किसी ने हिम्मत नहीं हारी। रात उन्होंने वहीं व्यतीत की। सवेरे सवेरे फिर लोग सोमा टापू के लिए निकल गए। प्रोफेसर अंकल, आप कराने की आवाज सुन रहे हैं? हाँ, लगता है कोई जख्मी। तुम लोग यहीं रहो, मैं तायरा को उसे देख कर आते हैं। थोड़ी देर बाद वे जमीन पर पड़ा एक युवक दिखाई दिया। तायरा, यह तो छात्र दल का नेता मोहन है। अब तो इसमें काफी जानकारी मिल सकती है। फिर मेजर श्याम अपने कार्य में लगे थे। उन्होंने मिस्टर सी के चेहरे पर हूबहू मेकअप अपने चेहरे पर कर लिया था। अब तुम्हारे रूप में मुख्य अपराधी तक पहुंच सकता हूँ और तुम्हें समुद्र में फेंक दूं। मेजर श्याम अभी थोड़ी ही देर दूर गए थे। मिस्टर सी, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मिस्टर जेड ने तुम्हें बुलाया भेजा है। मिस्टर बी बॉस के अनुसार हम तुरंत अड्डे पर पहुंचना है। मेजर श्याम तुरंत समझ गए कि कालचक्कर मिस्टर बी है। ठीक है, चलो पनडुब्बी में। मिस्टर जेड बॉस ने इसी समय यहाँ से चलने का कारण तो बताया होगा? नहीं, लेकिन मेजर श्याम के बारे में कोई जानकारी मिली? सिर्फ इतनी कि वह समुद्र में गया था, अब तक वापस नहीं लौटा। मेरा विचार से वह डूब कर मर गया होगा। ठीक है, तुम कालचक्र की पोशाक उतार दो और उसकी बात अब उसकी कोई जरूरत नहीं। मिस्टर बी ने कालचक्र की पोशाक का वह चेहरे पर चढ़ा मास्क उतार दिया। वह एक विदेशी नजर आने लग रहा था। बहुत बड़ा बोझ बोझ था। अब मैं खुद को बहुत हल्का महसूस कर रहा हूँ। का यह कालचक्र का रहस्य है। उधर, प्रोफेसर साहब, आप यहाँ? हाँ बेटे, लेकिन तुम्हारी यह हालत कैसे हो गई? शायद आपको बताने के लिए जिंदा हूँ। कालचक्र ने हमारे जहाज को डुबो दिया। मैं लाइफ बोट द्वारा इस तरह किनारे पहुंचा। फिर मैं समुद्र के किनारे किनारे चलता हुआ इस उम्मीद में शायद कोई दूसरा जहाज दिखाई दे जाए, लेकिन मेरी किस्मत खराब थी। मुझे कोई जहाज दिखाई नहीं दिया और विश्राम करने के लिए मैं एक जगह पर सो गया। वहां एक सियार ने मुझे मरा समझकर मेरे पाँव का मांस नोच खाया और लड़खड़ाता हुआ मैं जंगल में भटकता रहा। पहले जख्म से जहर फैला, फिर मुझे जख्म फिर सारे जिस्म में फैल गया और मैं यहाँ आग पहुंच कर गिर पड़ा। तुम ठीक हो जाओगे मोहन। हमारे साथ सोमवार टापू चलोगे? नहीं, वहां जाने का विचार छोड़ दीजिए। वहां जाने वाला कोई जीवित नहीं बचता। मर मैं भी मर रहा हूँ। अंकल, यह तो मर गया। हाँ, लेकिन हम अपना सफर जारी रखेंगे, चाहे हमारे ऊपर कितनी मुसीबत क्यों ना आ जाए। मोहन की चिता खुद प्रोफेसर ने आग लगाई। अंकल, आप बहुत दुखी नजर आ रहे हैं। दुख की बात है दुख की बात ही है बेटे। कोई छात्र जीवित नहीं बचा। अपने दोस्त आल्ताफ अहमद व मेजर श्याम को भी हम खो दिया। जहाज नष्ट हो गया। कैप्टन, कितने ही नाविक मारे गए। तो क्या हम वापस चले? नहीं, जब तक हमारे जिस्म में खून की अंतिम बूंद है हम सफर जारी रखेंगे। शाबाश बेटे। और तभी सब चौंक गए। जंगल में एक तरफ भयानक शोर उभरा। यह शोर कैसा है? जंगली हो सकते हैं। जंगल की तरफ से जंगली आते दिखाई दिए। प्रोफेसर अंकल, बौकाला करना होगा, वरना हमारे लिए खतरा उत्पन्न हो जाएगा। हमारी संख्या उनसे कम है। हमारे पास लड़ने के लिए ज्यादा हथियार नहीं है। मुकाबले में हम सब अपनी जान से हाथ धो बैठेंगे। फिर क्या करना चाहिए? आत्मसमर्पण। अभी इसी में हमारी जान बच सकती है। मोर पंख वाला नेता था। कौन हो तुम दोस्त? यहाँ क्यों आए हो? हम सोमा टापू जा रहे हैं। वहां राक्षसों का वास है। तुम लोग भी अवश्य राक्षसों के साथी हो। वहां हमारा कोई दोस्त नहीं। चलो हमारे साथ, सरदार जी तुम लोगों का फैसला करेगा।
वह जंगली वह जंगलियों ने के अं, सरकार जंगल के अंदर सरदार के पास ले गई। सरदार, हम आपके दोस्त हैं। जी हाँ, शराफत से यह जंगल पार करके सोमा टापू जा रहे थे। तब तुम लोग सोमा टापू के राक्षसों के साथी हो, जो हमारी औरतों को, हमारे साथियों को ले जाते हैं। लेकिन हम तो उनके दुश्मन हैं, उन्हें खत्म करने जा रहे हैं। हम तुम्हारी बातों में आने वाले नहीं। आज तुम लोग को खत्म करने के हम अपना बदला पूरा करेंगे। खत्म कर दो इन्हें। मैं इन्हें रोकता हूँ, तुम सब लोग अपने हथियार उठाओ। गगन, कुछ करना होगा वरना ये मारे जाएंगे। और गगन ने लाल नग वाली अंगूठी को विनाशकारी किरणें से हमला कर दिया। अब यह जंगली हमें नहीं मार सकते। और किरणें किरणें के हमले से जंगली में आग के शोलों में बदलने लगे। सब ने अपने हथियार संभाल लिए। फायर करते हुए भागो वरना यह खतरनाक है। यात्री दल फायर करते हुए भाग निकला। कोई हमारे पीछे नहीं आ रहा। हमारा पीछा करने की अब उनमें हिम्मत नहीं। उनमें से बहुत लोग मारे गए हैं। जंगल पार करते ही दोबारा अनोखी दृश्य दिखा। यह प्रकृति का चमत्कार। प्रकृति महान है, इसलिए हम सब प्रकृति के आगे सिर झुकाते हैं। इस रास्ते को पार करते ही हम सोमा टापू में पहुंच जाएंगे। उधर पनडुब्बी के अंदर हमें सोमा टापू पहुंच गए। कृपा नीचे उतरिए। सब पनडुब्बी से उतर गए, टापू के अंदर आ गए। मेजर श्याम श्याम मिस्टर सी के रूम में गई। चलो, बॉस तुम्हारा इंतजार कर रहा होगा। आगे जाने पर लक, लड़की मिट्टी लकड़ी और मिट्टी के बने मकान दिखाई दिए। वर्दी पहने व्यक्ति बाहर खड़े थे। अपराधियों ने यहाँ पूरी बस्ती पर बसा रखी है। एक तरफ मेजर कुछ मशीनें लगा दी थी जिससे जमीन खोदी जा रही थी। यूरेनियम निकालने के लिए मशीनें, इनका मतलब यहाँ बड़ा अपराधी दल काम कर रहा है। और जेड सी के मकान में प्रविष्ट कर गए। यह तो टोमोंगा है, भयंकर अपराधी। जेड यहाँ तक आने वाले जासूसों की कोई रुकावट पेश की या नहीं माहिम? लेकिन आपने हमें एकाएक यहाँ क्यों बुलाया? हमें सूचना मिली है कि एक भारतीय फौज पनडुब्बी इसी तरफ आ रही है। शायद वे हमारी पनडुब्बी को तलाश तलाश है। उस पनडुब्बी को सूचना मैंने दे दी थी। मेरी सूचना पर भारतीय फौज की पनडुब्बी सोमार टापू के लिए रवाना हुई होगी। खैर, मेजर श्याम का पता लगा। वह खुद समुद्र में डूबकर मर गए हैं। हरामजादों, मैं जिंदा हूँ। अब तुम लोगों की मौत बांटूंगा। इतनी तब इतनी आसानी से मरने वाला नहीं। उसके अलावा गगन और ताहिरा को भी खतरा है। जाओ, सारे साथियों को सतर्क कर दो ताकि बाकी बातें बाद में होंगी। जोग्य माहिम, टोमांगो के बारे में जानने के लिए पढ़िए मौत का तमाशा। माहिम, क्या प्रोफेसर किशन लाल पार्टी सोमवार पहुंच गई? नहीं, राक्षस पक्षियों द्वारा हमने उन्हें उठवा लिया था, लेकिन सफल नहीं हो सके। पक्षी कुछ नाविक को उठा लाए और हमारे 20 पक्षी मारे गए। रास्ते में जंगलियों का कबीला है, उन्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। गगन तायरा समेत सब मारे जाएंगे। यानी वे लोग यहाँ नहीं पहुंच सकते। अगर पहुंच गए भी गए तो हमारी कैद में सड़ेंगे। तुम भी जाओ। और दूसरे दिन टोमांगो ने जेड सी को बुलाया। क्या आज्ञा माहिम? हमें मालूम हुआ कि प्रोफेसर किशनलाल का दल जंगलियों से बचकर सोमवार टापू की तरफ आ गया। जैसे वे प्रगत प्राकृतिक मार्ग पर पार करे, गैस से बेहोश करके यहाँ लिया आइए। जो आज्ञा। और 4 गैस सिलेंडर कैप्टन कांगो में 4 चट्टानों के पीछे रखवा दिए। यात्री दल आ रहे हैं। जैसे ही हमारे घेरे में आए, गैस पंप शुरू कर देना और छिप जाओ। आ, और आखिरकार यात्री दल सोमा टापू पर पहुंच गए। तो लीजिए, हम सोमा टापू की धरती पर पहुंच गए, जहां
खाने वाली वनस्पति पैदा नहीं होती। अरे यह धुआं कैसा? ये तो तीखी गंध है। महसूस करा गगन, यह जहरीली गैस। सोमवार टापू पर शैतानी साजिश, दम घोटकर हमें मारना चाहते हैं। जान बचानी है तो भागो। हम भाग नहीं सकते पापा, शायद हमारी मौत यहीं लिखी है। तुम ठीक कह रही हो बेटी, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। और एक एक करके सभी बेहोश बेहोश हो गई। बेहोश करने के बाद यात्री दल दो भागों में बांटकर अलग अलग कमरों में रखा दिया गया। जिस कमरे में प्रविष्ट हुआ उसे प्रोफेसर ताहिरा और गगन को रखा था। आप लोग होशा गया? हाँ, लेकिन आप आपकी आवाज मेजर श्याम से मिलती रही है। मैं मेजर श्याम ही हूँ। मिस्टर सी के रूप में भारत की फौज पनडुब्बी भी यहाँ पहुँचने वाली है। लेकिन आप यहाँ कैसे पहुँचे? मेजर ने उसे पहुँचने की सारी कहानी बता दी। तुम काफी बहादुर हो मेजर, लेकिन यहाँ इतना बड़ा चक्कर कौन चला रहा है? भाई टोमांगो, ये वह यहाँ की जमीन में बहुमूल्य यूरेनियम निकाल कर हड़प ले जाना चाहता है। वह हमारा पुराना दुश्मन है। उसकी मौत मेरे हाथों होगी। मौत तो उसकी होगी ही। आप सतर्क रहिए, फिर आऊंगा। और थोड़ी देर बाद टोमांगो फिर आकर मिला। क्या मैं यह जान सकता हूँ मेजर श्याम कहाँ है? वह जहाज के कैप्टन की तलाश करने समुद्र में गए थे, फिर वापस नहीं लौटे। लेकिन तुम यहाँ के चक्कर में पड़े हो। सोमा टापू पर यूरेनियम की खानें हैं जिसकी शक्ति से सारी दुनिया को खरीद कर अपनी जेब में डाल सकता हूँ। ओह, डॉक्टर अल्ताफ ने कहा था कि मुझे पक्का विश्वास हो गया। उसका अपहरण तुमने करवाया था। हाँ हाँ, भगवान उसकी आत्मा को शांति दे। बेचारे ने यूरेनियम के ठिकाने का पता बताकर देशभक्ति का जुनून में आत्महत्या कर ली। कमीने, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तूने मेरे देश के महान वैज्ञानिक को आत्महत्या के लिए मजबूर किया। ठहरोगन टमांगो, ये काल चक्कर का क्या चक्कर है? जब मुझे मालूम हुआ कि यहाँ खोजी व्यक्तियों को आना शुरू कर दिया तो आतंकित करने के लिए मुझे काल चक्कर का चक्कर चलाना पड़ा, जिसे मेरे साथी अंजाम देते थे। तभी एक व्यक्ति अंदर प्रविष्ट हुआ। क्यों आए हो? भारतीय पनडुब्बी ने हमला कर दिया, हमारी पनडुब्बी को नष्ट कर दिया और भारतीय सैनिक टापू पर उतर गए हैं। टुमांगो, अब तुम्हारी मौत निश्चित है। मुझे मरना आसान नहीं, तुम लोगों की होगी। इसलिए फौजियों को से निमट लो, फिर तुम लोगों से निमटूंगा। टुमांगो कहकर वापस चल दिया। तभी वहां विस्फोट की आवाज गूंजने लगी। उन्हें खिड़की से बाहर जाकर देखा। गगन, यहाँ तो बम के धमाके हैं। भारतीय फौजों के हमला कर दिया। हम बाहर खड़े होकर पहरेदारों पर हमला करते हैं। और भारतीय नेवी फौज हमला बोल दिया। दुश्मन का मुकाबला कर रहा था। आह, मारा। भारतीय फौज पर टूट पड़ो। दुश्मन को खत्म कर दो या गिरफ्तार दुश्मन को खत्म कर लो या गिरफ्तार कर लो। आह, धड़ाम। उधर गगन इत्यादि बाहर खड़े पहरेदारों को पास आए। भाईजान, यह सब क्या हो रहा है? तुम लोग की मौत का प्रबंध किया जा रहा है। और प्रबंध तो हम करेंगे, तुम दोनों की मौत का। मौत इसे कहते हैं। तभी मेजर श्याम अपनी असली रूप में आया। मेकअप उसका अपना मेकअप उसका मेकअप उसकी जब कोई जरूरत नहीं थी। भारतीय फौज टोमांगो पर हमला बोल दिया है। हमारे साथी कहाँ हैं? मैं उन्हें स्वतंत्र कराने को कहा था। पीछे हमला करो। हम पीछे से हमला करते हैं, करके दुश्मन को दोरी मार देंगे। मैं दुश्मन पर आसमान से हमला करूंगा। इसे तीरी मार होगी। दुश्मन अवश्य परास्त हो जाएगा। फिर यात्री दल पीछे दुश्मनों का हमला बोल दिया। दो दो बदमाश तो हमें मारने ही हैं। चिंता मत करो, हम दो से ज्यादा मारेंगे। आप अपने अपने साथियों को मौत का बदला लेंगे। और गगन आकाश में मेरा हमला सबसे जबरदस्त होगा। दुश्मन भागेगा या मरेगा। थोड़ी देर बाद वे टमोंगा के साथी
पर विजय पाली गई। दुश्मन परास्त हो गया। 30 मारे गए और 20 गिरफ्तार कर लिए गए। टोबांगो का क्या हुआ? कमांडर टोबांगो की लाश नहीं मिली। हो सकता है वो है वह हार शर्म मार के समुद्र में कूद कर आत्महत्या कर ली हो। कुछ भी हो सकता है। इस टापू पर भूमल्ल यूरेनियम पर भारत का अधिकार है। आप लोग का संयोग से ही ऐसा हुआ। खासतौर पर गगन सचमुच बड़ा काम किया है। मैं भारत का बेटा हूँ कमांडर। भारत की नुकसान पहुंचाने वालों को मिट्टी में मिलाने ही तो आया हूँ। समाप्त दोस्तों।